राजनीति विज्ञान विषय के बीए द्वितीय वर्ष के चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों हेतु एक अति महत्वपूर्ण विषय वस्तु के साथ यहाँ चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। मध्ययुगीन राजनीतिक विचारधारा अथवा चिंतन। समय काल के लिहाज से यदि हम देखें तो प्राचीन के पश्चात यानी जो प्राचीन युग था उसके बाद और आधुनिक युग के पूर्व के काल को हम मध्य युग के नाम से जानते हैं। चूंकि यह प्राचीन व आधुनिक युग के बीच का काल है, मध्य के काल होने के कारण ही इसका नामकरण मध्य युग के रूप में किया गया। इसके समय काल के विषय में विचारकों में परस्पर मतैक्य नहीं है। कुछ लोग इसे या कुछ विचारकों के द्वारा ईसा के जन्म से मैकियावेली के उदय तक के काल को मध्य युग के नाम से जाना जाता है, लेकिन आमतौर पर जो सर्वमान्य मत है उस दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो 6वीं सदी से लेकर 16वीं सदी के लगभग कालक्रम को हम मध्य युग के नाम से पुकारते हैं। इस प्रकार लगभग 1000 वर्ष के युग में सभ्यता की कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई, जैसा कि पूर्ववर्ती यानी प्राचीन काल और इसके बाद के उत्तरवर्ती काल यानी आधुनिक काल में देखा गया। अर्थात जिस प्रकार पूर्ववर्ती काल में प्राचीन काल में सभ्यता की एक उल्लेखनीय विकास हुआ, प्रगति हुआ, राजनीतिक संरचना और विचारों का एक उल्लेखनीय प्रगति हुआ, और आधुनिक काल में जिस प्रकार से उसमें कार्य हुए, अगर इन दोनों ही कालों से इस युग की तुलना की जाए तो यह काल इस मामले में अत्यंत निर्धन रहा। इस काल में सभ्यता और विचारों का कोई उल्लेखनीय प्रगति देखने के लिए नहीं मिलता है। इस प्रकार बौद्धिक सुषुप्ता अवस्था व अप्रगति के लंबे अवधि के कारण डनिंग जैसे विद्वानों द्वारा इसे अंधयुग अथवा डार्क एज की संज्ञा दी गई। अब हम आते हैं पृष्ठभूमि पर। जाहिर सी बात है, किसी भी विचार, किसी भी चिंतन, किसी भी तत्व को समझना तब तक संभव नहीं होता है या आसान नहीं होता है जब तक कि हम उसके पृष्ठभूमि का अध्ययन ना कर लें, जब तक कि हम उसके विगत की घटनाओं का अध्ययन ना कर लें। तो इसी क्रम में हम लोग बात करेंगे पृष्ठभूमि की। इसमें मूलतः 3-4 कारक विशेष तौर पर उल्लेखनीय हैं। पहला है रोम विशाल राजतंत्र, यानी रोम में एक विशाल राजतंत्र राजशाही जिसे पवित्र रोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता था की स्थापना होती है। साथ ही साथ इसी बीच ईसाई धर्म का भी उदय होता है। ये दोनों ही घटनाएं समकालीन व समयानांतर घटित होती हैं। ईसाई धर्म द्वारा स्टोइक दर्शन के तत्वों को अंगीकार किया जाता है, और चूंकि ज्ञातव्य हो कि रोमन व्यवस्था स्टोइक दर्शन से प्रेरित थी, अस्तु रोम में ईसाई धर्म के विस्तार में विशेष सहायता मिली, क्योंकि जो ईसाई धर्म था उसने स्टोइक दर्शन के तत्वों को अंगीकार किया, उनके तत्वों को स्वीकार किया, और चूंकि हमने बताया कि पहले से ही रोमन व्यवस्था स्टोइक दर्शन से प्रेरित थी, अस्तु रोम में ईसाई धर्म के विस्तार में यह विशेष तौर पर सहायक साबित हुई। दूसरा, यदि हम देखें तो प्रारंभ में ईसाई सोच का प्रभाव निम्न वर्ग तक सीमित था, यानी जो छोटे वर्ग थे, समाज का जो निम्न वर्ग था, निचला तबका था, उसी तक केवल इसका प्रभाव दिखाई देता था। किंतु कालांतर में ईसाईयत के प्रभाव में वृद्धि हुई, चर्च की स्थिति मजबूत होती गई, और सम्राटों के शक्ति में उसके उलट पराभव, क्षीणता देखने के लिए मिला।
यानी जहां कालांतर में ईसाइयत के प्रभाव में वृद्धि हुई, अब ईसाइयत के प्रभाव में वृद्धि होगी तो चर्च की सत्ता में जाहिर सी बात है उसके प्रभाव में वृद्धि होगी ही होगी। और इसके विपरीत यदि हम देखें तो जहां चर्च और धार्मिक सत्ता का उदय हुआ, उसके स्थिति मजबूत होती गई, वहीं सम्राटों के शक्ति में निरंतर पराभव देखा गया। अस्तु शासक व उच्च वर्ग भी धर्म के शरण हेतु बाध्य हुआ और कालांतर में ईसाइयत या ईसाई धर्म राजधर्म के रूप में सुशोभित हुआ। यदि हम वर्तमान भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का आकलन करें तो कुछ इसी समय से हम लोग गुजर रहे हैं। जब जब राजनीति धर्म सत्ता का प्रभाव या धार्मिक संस्थाओं का प्रभाव जन समुदाय पर सर चढ़कर बोलने लगता है, तो चूंकि भैया राजसत्ता भी जनसत्ता से ही अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा को प्राप्त करती है, और जब राजसत्ता के बजाय जो है धार्मिक संस्थाओं में जन विश्वास अधिक हुआ तो मजबूरन जो शासक थे वह धर्म सत्ता के सामने शरणागत हुए। आज भी हम देखते हैं, वोट लेना है, चुनाव आते हैं तो बड़े बड़े मौलानाओं, धर्मगुरुओं इत्यादि के शरण में हमारे राजनेता शरणागत होते हुए दिखाई देते हैं। तो कुछ ऐसी स्थिति वहां रही होगी। तीसरा है यूनान में दास्ता का विचार, यानी अगर हम देखें मध्य युग से पूर्व प्राचीन यूनानी व्यवस्था को तो वहां दास्ता का विचार था, और ईसाइयत द्वारा जब ईसाई धर्म का उदय हुआ तो इन्होंने उसका कठोरता के साथ विरोध किया। साथ ही स्टोइक विचारों के मानवीय समता के मत को प्रोत्साहन दिया, यानी जो स्टोइक विचार था, जो मानवीय समता में विश्वास करने वाला था, मानव मात्र के बीच समता के सिद्धांत में विश्वास करने वाला था, उसको उन्होंने प्रोत्साहन दिया और अतः जन सामान्य में इसे अपार लोकप्रियता प्राप्त हुआ। चौथा यदि हम देखें तो बर्बर, जर्मन व ट्यूटन जातियों द्वारा, बर्बर मतलब असभ्य, ट्यूटन जातियों द्वारा मिफ्रित में कौन कौन, यूनानी और रोमन सभ्यता व कला तथा ज्ञान के भंडार का विनाश किया गया। यानी जो जर्मन व असभ्य जर्मन और ट्यूटन जातियां यहाँ पर आईं, उनके द्वारा मिश्रित, यानी मिश्रित मतलब यूनानी और जो रोमन सभ्यता का मिश्रित सभ्यता थी, जो कला उसकी थी, ज्ञान की जो परंपरा थी, जो ज्ञान का भंडार था, उसका विनाश किया गया। कारण क्या था? क्योंकि इन बर्बर जातियों में उस सभ्यता व ज्ञान परंपरा के अवलोकन का बौद्धिक सामर्थ्य का नितांत अभाव था। जैसे कहा जाता है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो इनके अंदर वह बौद्धिकता थी ही नहीं कि उस कला उस परंपरा को संरक्षण, उस कला और परंपरा को वो एक प्रकार से सम्मान दे सकें। जिस प्रकार भारत में हमने पढ़ा है, हम पढ़ते हैं कि बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा का ध्वंस कर दिया गया। जिस प्रकार भारत में तुर्कों और अन्य मुस्लिम आक्रमणों के द्वारा, चूंकि उस समय जो शासक हुआ करते थे आताताई थे, उनके अंदर वो बौद्धिक योग्यता ही नहीं थी कि वह इस परंपरा, इस ज्ञान की परंपरा का कोई लाभ ले सकें, अस्तु उनके द्वारा उसका विध्वंस किया गया। अब बात आ जाता है कि पृष्ठभूमि को देखने के पश्चात कि मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन को प्रभावित करने वाले मूल तत्व अथवा कारक कौन रहे। इसमें यदि हम देखें तो ट्यूटन जातियों के राजनीतिक विचार, रोमन चर्च, सामंतवाद, रोमन चर्च का मतलब वही ईसाई धर्म, सामंतवाद, साथ ही पवित्र रोमन साम्राज्य, बर्बर जातियों की शक्ति, राष्ट्रीयता की भावना का अभ्युदय इत्यादि तत्वों ने मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन को प्रभावित करने का कार्य किया। यानी ट्यूटन जातियों के जो राजनीतिक विचार थे उसका भी मूल प्रभाव पड़ा, मैंने पहले ही बताया। सामंतवादी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से छाई हुई थीं। ईसाई धर्म
सर चढ़कर बोल रहा था। जहां यूनानी राजनीतिक चिंतन में विवेक की प्रधानता थी, वहां मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन में धर्म सत्ता की प्रधानता थी और मूलतः ईसाई धर्म की। पवित्र रोमन साम्राज्य का भी और उस सभ्यता का भी यहाँ पर विशेष प्रभाव पड़ा। साथ ही साथ बर्बर जातियों की जो शक्ति थी, मैंने पहले ही बताया कि जर्मन व ट्यूटन जातियों के द्वारा उस समय की तत्कालीन सभ्यता को विनष्ट कर दिया गया। अस्तु कहीं न कहीं यहाँ के लोग अपनी सभ्यता और पूर्व प्राचीन संस्कृति से विमुख हो गए, जिस प्रकार आज भारतीय समाज पतन की अवस्था से गुजर रहा है। राष्ट्रीयता की भावना का अभ्युदय, और इसका सकारात्मक परिणाम एक हुआ कि इसी समय राष्ट्रीयता के भावना का अभ्युदय होना शुरू हुआ। राष्ट्र राज्यों का जो है धीरे धीरे यहीं से उदय होना शुरू हुआ। अब प्रश्न उठता है कि यहाँ हम लोग ट्यूटन जातियों के राजनीतिक विचार और सामंतवाद के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लें, और तो बाकी आप लोग समझ चुके हैं। एक मिनट। हाँ, ट्यूटन जातियों के प्रमुख राजनीतिक विचार यदि हम देखें तो पहला है वैयक्तिक स्वतंत्रता। चूंकि ये लोग योद्धा प्रवृत्ति के थे, मैंने पहले ही बताया कि बर्बर थे, दिमाग से पैदल लेकिन शरीर से बलिष्ठ, और इन लोगों ने वैयक्तिक स्वतंत्रता को अपने राजनीतिक दर्शन का मूल आधार बनाया। इनके लिए राज्य साधन है और व्यक्ति साध्य है, यानी राज्य की अपेक्षा इन्होंने व्यक्ति को महत्व दिया। और इनकी मान्यता थी कि भैया अपराधी को दंडित करने का अधिकार उसे है जिसके साथ अपराधिया ने अपराध किया था, यानी इतनी वैयक्तिक स्वतंत्रता पर ये लोग बल देते थे। दूसरा है प्रतिनिधि शासन। प्रतिनिधि शासन का विचार भी मूलतः यहीं से देखने के लिए मिलता है, ट्यूटन जातियों के राजनीतिक विचार से। राजनीतिक कार्यों के संचालन के लिए इनके यहाँ मूलतः दो व्यवस्थाएं थीं। राष्ट्रीय सभा व स्थानीय सभा द्वारा इनके समस्त राजनीतिक कार्यों का संचालन किया जाता था। यदि हम ध्यान दें तो ब्रिटिश प्रतिनिध्यात्मक व संसदीय व्यवस्था मूलतः यहीं से प्रेरित है। तीसरा है वैध शासन व विधि का विचार। तो विधि का शासन भी मूलतः यहीं से प्रेरित है। उससे पहले भी जो है हम देखते हैं तो प्लेटो के लाज में भी इसका वर्णन था, अरस्तु में भी वर्णन था, स्टेट उनके पॉलिटिक्स में भी, लेकिन यहाँ पर भी विधि के शासन को विशेष महत्व दिया गया। और यहाँ लेकिन जो विधि था, अंतर क्या है कि यहाँ विधि राज्य द्वारा आरोपित नहीं था, अपितु जन इच्छा का परिणाम था। जहाँ प्राचीन यूनानी राजनीतिक चिंतन में विधि राज्य द्वारा आरोपित हुआ करता था, वहीं यह जन इच्छा का परिणाम था, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था का सूत्रपात भी पाश्चात्य उसमें यहीं से दिखाई देता है। अब प्रश्न उठता है कि सामंती व्यवस्था का क्या प्रभाव देखने के लिए मिला। तो यहाँ हम देखें कि सामंतवाद का भी मध्य युग पर चरम प्रभाव दिखाई देता है। बर्बर जातियों व रोमन साम्राज्य के मध्य सामंतवाद यदि हम देखें तो क्रिया और प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप राजनीतिक व सामाजिक व्यवस्था के रूप में विकसित हुआ। इस संदर्भ में शेबाइन का एक अभिमत है कि सामंतवादी व्यवस्था मध्य युग पर उतना ही छाई हुई थी जितने की नगर राज्य प्राचीन काल पर। क्योंकि जब यूनान को हमने पढ़ाया था नगर राज्य, पोलिस, याद कीजिए, बहुत जाते हैं उसमें डिटेल में जाएंगे नहीं, समय की है कमी। इसका न सिर्फ पाश्चात्य जगत अपितु विश्व समाज पर सर्वव्यापी तौर पर प्रभाव पड़ा। ये जो सामंतवाद है ये केवल पाश्चात्य जगत तक सीमित नहीं रहा, भारतीय राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था में भी आप देखेंगे तो सामंतवादी व्यवस्था देखने के लिए मिलेगी, यानी विश्व व्यवस्था को इसने पूरी तरीके से प्रभावित किया। उदय हम देखें तो रोमन साम्राज्य के पराभव से उत्पन्न अराजकता के समय में 9वीं सदी के मध्य, 9वीं सदी से लेके आधुनिक युग के काल तक के बीच इसका उदय हुआ। यानी उसका उदय मूलतः जब रोमन साम्राज्य का पराभव हुआ, जो रोमन राज्य विशाल राज्य था, तो वहाँ अराजकता उत्पन्न हो गई। उस अराजकता के निदान हेतु ही इस व्यवस्था का राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था के रूप में उदय हुआ। और इसका कालक्रम हम देखें, समय देखें तो 9वीं सदी से लेकर आधुनिक युग तक के समय को इसमें रखा जा सकता है। संरचना यदि हम देखें राजनीतिक संक्षेप में तो पिरामिड तुल्य हुआ करती थी। सबसे उच्च स्तर पर राजा हुआ करता था, तत्पश्चात जो है प्रधान सामंत, तत्पश्चात उप सामंत, और उससे निचले स्तर पर छोटे छोटे सामंत जिसे नाइट्स के नाम से जाना जाता था। सामंतवाद की
में देखें जो भूमि वितरण प्रक्रिया थी उसमें संपूर्ण भूमि का स्वामी राजा हुआ करता था। राजा द्वारा यह भूमि सामंतों को प्रदान किया जाता था, सामंतों के द्वारा उपसामंत को, उपसामंत के द्वारा छोटे सामंतों को, जिसे नाइट्स कहा जाता था। हाँ, यहाँ शर्तें यहाँ होती थीं कि भैया जिन शर्तों के द्वारा राजा सामंतों को भूमि प्रदान करता था, सामंतों के द्वारा उन्हीं शर्तों पर छोटे सामंत उपसामंतों को, उपसामंतों द्वारा छोटे सामंतों को, छोटे सामंतों द्वारा जमींदारों को, जमींदारों द्वारा फिर जो है कृषकों को प्रदान किया जाता था। अंतर क्या होता था कि भैया जैसे जैसे नीचे यह भूमि वितरण व्यवस्था जाती थी, करों का क्रमानुसार वृद्धि देखा जाता था। यानी यदि राजा किसी से 1 बीघे जमीन के बदले 10 रुपये सामंत से उसने कर लिया, तो सामंत उपसामंत से 15 रुपये लेता था। उपसामंत जो है छोटे सामंतों से 20 रुपया लेता था, छोटे सामंत जमींदार से 25 लेते थे और जमींदार कृषकों से 35 लिया करते थे। यानी भाई नीचे वो कर रहे हैं, अब जब जमींदार जो उसको 20 देगा या 25 देगा तो उससे कुछ अधिक लेगा, तभी तो उसका कोई फायदा है। तो इस प्रकार से व्यवस्था हुआ करती थी। फिर है सामंतवाद की 2 मूल प्रवृत्तियां पाई जाती थीं, आर्थिक प्रवृत्ति और राजनीतिक प्रवृत्ति। भूमि वितरण व उस पर कर प्राप्ति, ये आर्थिक प्रवृत्ति मूलता था, यानी यहाँ उत्पादन के जो साधन थे वो भूमि था, कृषि था। और राजनीतिक प्रवृत्ति में देखें तो यहाँ विकेंद्रीकरण पर आधारित व्यवस्था पाई जाती थी, राजनीतिक संरचना पाई जाती थी, जहाँ राज्य के कार्यों का संचालन, सुरक्षा, न्याय, सैन्य व्यवस्था इत्यादि कार्य का संपादन सामंतों द्वारा किया जाता था और सामंत ही राजा व जनता के बीच कड़ी का कार्य करता था। यानी हमने इसको दिखाने का प्रयत्न किया कि राजा है, बीच में सामंत है और जनता है। जनता की कोई बात राजा तक पहुंचानी है तो सामंत के माध्यम से पहुंचती थी, और राजा जनता के लिए कोई आदेश जारी करता था तो सामंत के द्वारा जनता तक जाता था। यानी जनता और राजा के बीच वह कड़ी का कार्य, मध्यस्थ का कार्य किया करता था। सामंत व राजा के मध्य विवाद अगर हो जाए तो सुनवाई, तो मूलतः सामंती दरबार में इसकी सुनवाई की जाती थी। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से सामंतवाद तात्कालिक मध्ययुगीन राजनीतिक व्यवस्था पर पूर्ण रूपेण छाया हुआ था, किस प्रकार उस समय जो राजा सर्वोच्च पदाधिकारी हुआ करता था उस पर भी सामंतों का एक हम देखें तो महत्वपूर्ण अंकुश देखा जा सकता है। इस प्रकार हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगले विषय वस्तु के साथ इससे छूटे हुए विषय वस्तु को हम लेकर के पुनः समय मिलने पर उपस्थित होंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।